हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज की क्लास जो होने वाली है यूपी टेट की ईवीएस की क्लास। आज टोटल 50 क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में से जितने 40 क्वेश्चन आप लोग सही कर ले रहे हैं तो जान लीजिए आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर होगी। और ये समझ लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे ही जाएंगे ही। 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% इस क्लास से सिर्फ मिलेगा, इस प्रैक्टिस सेट से। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जितना आगे चलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है घास के मैदान में, बी है वन पारिस्थितिकी तंत्र में, सी है जलीय या समुद्री या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, और डी है मरुस्थलीय तंत्र में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपनी तैयारी को चेक करिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलीय समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस जलीय या समुद्र या तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में जो पाया जाता है बायोमास का उल्टा पिरामिड, इसका कारण क्या है? देखिए जो तालाब होता है या समुद्र होता है उसमें जो उत्पादक होते हैं उसका वज़न बहुत कम होता है, लेकिन उसको जो खाने वाले छोटी और बड़ी मछलियाँ होती है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत के किस राज्य में नाकक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड। तो देखिए नाकक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए जो है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। यह है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। देखिए ये जो नाकक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व है यह मेघालय के गारो पहाड़िया में स्थित है। ठीक ना? यह क्षेत्र जंगली धान की प्रजातियों और रेड पांडा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है रेमंड लिंडमैन, बी है आर्थर टासले, सी है चार्ल्स एल्टन और डी है अर्नेस्ट हेकल। तो देखिए जो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है रेमंड लिंडमैन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बताया था कि 1942 में ये नियम दिए थे। कब दिए थे? 1942 में ये नियम दिए थे। और इन्होंने ये बात बताई थी चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी जीव, जब भी कुछ खाते हैं तो पिछले स्तर की केवल 10% ऊर्जा ही अगले जीव में मिल जाती है या मिल ही पाती है। ठीक ना? और बाकी जो 90% ऊर्जा होती है वह पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन को नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1997, बी है 2002, सी 2005, 2021। तो देखिए जो पेरिस समझौता हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, यह जो हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015। ठीक ना? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था जलवायु समझौता था। ठीक ना? COP21 हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जलवायु समझौता, जिसमें जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको कम करने के लिए
कम से कम 2 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री कम करने के लिए यह समझौता हुआ था। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था नीरी कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, बी है नागपुर, सी है देहरादून और डी है चेन्नई। तो देखिए ये कहाँ स्थित है नीरी? ये जो है नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागपुर। देखिए ये जो नीरी संस्था है यह नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में यह स्थित है। यह संस्था पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े शोध कार्य के लिए स्थापित की गई है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में किस प्रकार का प्रदूषण मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर 1 है ध्वनि प्रदूषण, बी है थर्मल या तापीय प्रदूषण, सी है रेडियोधर्मी प्रदूषण और डी है वायु प्रदूषण। तो देखिए चार्नोबिल जो परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में, इसका जो प्रमुख कारण था रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह तत्कालिक सोवियत संघ, वर्तमान में यह रूस में स्थित है। ठीक ना। चार्नोबिल पावर प्लांट में रिएक्टर फटने से भारी मात्रा में यूरेनियम और अन्य रेडियोधर्मी जो कण है वह हवा में फैल गए थे, जिससे क्या हुआ था भयंकर न्यूक्लियर रेडिएशन प्रदूषण फैला हुआ था। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भारतीय संविधान में पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना नागरिकों के किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और डी है प्रस्तावना। तो देखिए वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने का जो नागरिकों को यह जो आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। यह संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 1992, बी है 1993, सी है 1996 और डी है 2000। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह जो लागू हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर बी। यह कानून 1992 में संसद में पास हुआ था। ठीक ना। 1992 में ही पास हो गया था, लेकिन यह लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। ठीक ना। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है शनि। तो देखिए जो सौर मंडल है इसको लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह के सतह पर आयरन ऑक्साइड लोहे का जंग की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक ना। इसी जंग जैसी धूल के कारण यह अंतरिक्ष में लाल रंग का दिखाई देता है, जिसको लाल ग्रह नाम दिया गया। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है भारत की किस नदी को ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कृष्णा नदी, बी है कावेरी नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है नर्मदा नदी। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा?
गोदावरी, गोदावरी नदी को ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखिए नदी प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक, यह अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? जो कह रहा है कि माजुली जो द्वीप है यह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो देखिए जो माजुली द्वीप है यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो देखिए जो माजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक ना, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रिकेट्स मतलब सूखा रोग बच्चों में होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो देखिए विटामिन का नाम है विटामिन डी। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, एलपीजी गैस सिलेंडरों में भरी जाने वाली मुख्य गैसें कौन सी है? जो एलपीजी गैस भरी जाती है उसमें कौन सी गैस मुख्य रूप से है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मीथेन और इथेन, बी है प्रोपेन और ब्यूटेन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए जो एलपीजी गैस में जो गैस भरी जाती है वह है जो मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गौरैया, बी है मोर, सी है सारस या क्रोच और डी है कोयला या कोयल। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह सारस या क्रोच। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो सारस है ना यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। यह ज़्यादातर दलदली इलाकों और खेतों के पास जोड़े में रहते हैं सब। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर नोएडा, बी है लखीमपुर, सी है वाराणसी और डी है प्रयागराज। तो देखिए ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है ओखला पक्षी अभ्यारण्य यह गौतम बुद्ध नगर नोएडा अर्थात उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस प्रदूषण को मापने के लिए BOD परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो BOD जो परीक्षण होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किसमें ऑक्सीजन की डिमांड की बात हो रही है? तो ये समझ लीजिए कि जल प्रदूषण में होगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। देखिए इसमें क्या होता है कि पानी में जितना अधिक कार्बनिक कचरा होगा जीवाणुओं को उसे सड़ाने के लिए उतना ही अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक ना, इसलिए उच्च BOD का मतलब होता है अत्यधिक प्रदूषण। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाने की घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी है रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, सी है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस समझौता 2005। तो ये देखिए जो हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो 5 जून को मनाया जाता है इसकी जो घोषणा हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 है 1985, बी है 1987, 1992, 1997। देखिए, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जब हस्ताक्षर किए गए थे तो वह जो तिथि थी 1987 थी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1987। यह 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को रोकने के लिए यह समझौता हुआ था, ठीक ना। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है तेल शोधक कारखानों से, बी है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से, सी है सीमेंट उद्योगों से, और डी है खनन कार्य से। तो देखिए, फ्लाई ऐश क्या होता है ना, जो पौधा होता है ना, पत्तियाँ पेड़ों पर वो दिखती है काली पड़ जाती है, ठीक ना, उस पर गर्दा ज़्यादा हो जाता है, तो वही होता है फ्लाई ऐश, ठीक ना। तो यह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये उड़ करके उस पर जाकर जम जाती है और सांस लेने में क्या होती है, जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक ना, और अनेक फेफड़ों की बीमारियां होने लगती है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है? तो देखिए, ब्लैक फुट, तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्लोराइड, बी है आर्सेनिक, सी है नाइट्रेट, और डी है कैंडियम। तो देखिए, जो ब्लैक फुट होता है ना, यह आर्सेनिक की अधिकता के कारण, पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ब्लैक फुट होता है, ठीक ना। जो पैरों में क्या होता है, रक्त वाहिका प्रभावित हो जाती है और त्वचा काली पड़ने लगती है, ठीक ना। यह भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के, ठीक ना, क्षेत्रों में यह सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जो पानी है उसमें पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रदूषित पानी पीने से शिशुओं में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सल्फेट, बी है नाइट्रेट, सी है फ्लोराइड, सी और डी है सीसा। तो ये देखिए, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह इसकी अधिकता कौन सी किससे अधिक होता है? तो यह है नाइट्रेट से। किससे? नाइट्रेट से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो शिशुओं में यह शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके मेथनोग्लोबिनेमिया रोग बना देता है, ठीक ना, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चे का शरीर का जो रंग है वह नीला होने लगता है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, कम से कम कर दिया करिए। आप लोग की एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशनल और ऊंचा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 22 है, क्या है? वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी सबसे विषैली गैस होती है जो रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये जो गैस है कौन सी है, इसका नाम और क्या है? दम घोटू गैस भी इसे कहते हैं। अब बता दीजिए। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। यह जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेज़ी से जुड़ती है, जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ओजोन परत को बचाना, बी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या रोकना, सी है जैव विविधता का संरक्षण और डी है मरुस्थलीकरण को रोकना। तो देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका जो मुख्य उद्देश्य था
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और रोकना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1997 में जापान के टोक्यो शहर में यह समझौता हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक ना, जिसका लक्ष्य था विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना ताकि जलवायु परिवर्तन को धीमा किया जा सके, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। तो देखिए कहाँ स्थित है, यह जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। आइए प्रश्न, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2005, 2010, 2012, 2015। यह कब की गई थी? यह की गई थी 2010 में, ठीक ना। NGT की स्थापना जो है 2010 में की गई थी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इतना मेहनत से इसको बनाया गया है, खोज के क्वेश्चन को छाट छाट करके इतना महत्वपूर्ण है प्रत्येक क्वेश्चन कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक भी नहीं आएगा। यहाँ से डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन इस क्लास से सिर्फ। तो इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट हो गया तो सोचिए आप लोग पेपर कितना बेहतर से तैयार हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, बी है सोवियत संघ, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है जर्मनी। तो देखिए जो मूल कर्तव्य है यह जो लिया गया सोवियत संघ रूस से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2016। तो देखिए जो योजना आयोग था पहले उसको बाद में नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 356। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। किसके? अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। देखिए एक कंटेंट जो मैं लाया हूँ इतना महत्वपूर्ण है कि और कहीं ये नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा बेहतर तरीके से अच्छे से देखिए और हर क्वेश्चन का गहराई से विश्लेषण करते हुए चलिए। इसीलिए हम क्वेश्चन का विश्लेषण भी कर दे रहे हैं, व्याख्या भी कर दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। तो ये देखिए जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है RTE एक्ट जब लाया गया था तो उसमें जो है 2002 में यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है, ठीक ना। तो इसका मतलब है 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, ठीक ना।
ये ध्यान रहे। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 21A में। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 24 अक्टूबर 1945, बी है 10 दिसंबर 1948, सी है 5 जून 1972 और डी है 1 जनवरी 1995। तो देखिए ये कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। भोर का तारा या साँझ का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है शनि। तो देखिए ये जो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। तिब्बत में सांगपो कही जाने वाली नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है तीस्ता। तो देखिए जो तिब्बत में है ना, यह सांगपो कहा जाता है, उस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है। ठीक। इसको बांग्लादेश में क्या नाम जाना जाता है? जमुना नाम से। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा और मिसिसिपी, बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी है सिंधु और झेलम और डी है गोदावरी और कृष्णा। तो जो देखिए जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है वह 2 नदियाँ मिलकर करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र और पैमाने का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बैरोमीटर पास्कल, बी है सिस्मोग्राफ रिएक्टर माप पैमाना, सी है हाइड्रोमीटर डाप्सन, डी है एनीमोमीटर नॉक। कह रहा है भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो देखिए सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमाना से नापी जाती है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, बी है कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा है सी है धुआंधार जलप्रपात और डी है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। किस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहा जाता है और शरीर में स्वतः बनता है? तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो देखिए विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी। तो देखिए जो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक होता है विटामिन के होता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, घेघा रोग, बेरी एनीमिया। तो ये जो होता है घेघा रोग होता है। कौन सा? घेघा रोग होता है। ठीक ना। यह क्या करता है कि आयोडीन न होने पर एक ग्रंथि को सुझा करके बड़ा कर देता है, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव शरीर के किस अंग या ग्रंथि से होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कृत, अग्नाशय, पीयूष, पिल्ला। तो देखिए जो इंसुलिन होता है यह अग्नाशय से होता है। किससे? अग्नाशय रस से। ठीक ना। अग्नाशय ग्रंथि रस नहीं। आइए प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है,
पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्लोएम, बी है जाइलम, सी है एपिडर्मिस और डी है कैम्बियम। तो देखिए जो पौधों में जो जल का संवहन होता है यह होता है जाइलम के, जैसे जाइलम जैसे ये समझ लीजिएगा जल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, नीम, अशोक, पीपल। तो देखिए जो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का ये अशोक का है, ठीक ना, जिसको सीता अशोक भी कहते हैं। और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है, ठीक ना। और राजकीय पशु बारहसिंगा, ठीक ना। राजकीय फूल क्या है उत्तर प्रदेश का? पलाश या टेसू। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? लखनऊ, कन्नौज, जौनपुर, बरेली। तो ये जो जाना जाता है कन्नौज को, ठीक ना। यहाँ पर क्या है कि पारस्परिक रूप से गुलाब जल और चंदन के तेल से बनने वाली प्राकृतिक इत्र के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ब्रजभूमि, रोहिलखंड। तो देखिए जो चरकुला नृत्य है यह जो है ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक ना, मथुरा में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग देखिए अपना कितना स्कोर किए हुए हैं, 44 में आप लोग कितना स्कोर कर चुके हैं। टोटल स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो देखिए जो है लखनऊ में स्थित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह संस्था मुख्य रूप से आम, अमरूद, ठीक ना, जैसे फलों पर रिसर्च के लिए लखनऊ में स्थित है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य अमनगढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान का बफर क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर 2 दुधवा नेशनल पार्क, बी है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, सी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और डी है राजाजी नेशनल पार्क। तो देखिए बाघ अभ्यारण्य के लिए ये जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 46 है। कांच उद्योग या चूड़ी के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, खुर्जा। तो देखिए ये जो है फिरोजाबाद है, ठीक ना। इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। यह कांच की चूड़ियों के लिए और अन्य सामानों के लिए जो कांच के होते हैं ये सब प्रसिद्ध है, ठीक ना। और अलीगढ़ जो है किसके लिए है? ताला के लिए। मुरादाबाद पीतल के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व शौचालय दिवस है यह 19 नवंबर को, कब? 19 नवंबर को, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसका मतलब होता है कि स्वच्छता को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक ना। हाँ, इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रहे, 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? 1984 भारत भोपाल में, बी है 1986 यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ, सी है 2011 जापान फुकुशिमा और डी है 1979 अमेरिका। तो ये देखिए जो चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना है यह 1986 में हुई थी यूक्रेन और इस समय सोवियत संघ का संघ में है यह स्थित, ठीक ना। इस समय इसी का एक हिस्सा है। इसमें क्या हुआ था कि यह 26 अप्रैल को 1986, ठीक ना, इस दिन हुआ था एक चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक विस्फोट हुआ था जिसमें भारी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण हवा में फैल गया था
और इतिहास में सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना इसको माना जाता है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, 49 देखेंगे। वन्य जीव सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 अक्टूबर, 5 से 11 जून, 15 से 21 नवंबर। तो देखिए ये जो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को। ठीक ना। जीवों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल सप्ताह एक सप्ताह के लिए एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। ठीक ना। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होता है, लेकिन समानांतर रूप से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ही माना जाता है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 50 और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, गेहूं, बाजरा। रबी फसल, खरीफ फसल। खरीफ की फसल नहीं है, धान तो है, गेहूं नहीं है, गेहूं तो रबी की है, मक्का भी है, बाजरा भी। गेहूं क्या है? ये रबी फसल है। ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कल 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।